चलो जी, स्टार्ट करते हैं। आज डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है चाइल्ड डिजीज़ की। उसमें हम देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे। जैसे एग्जाम क्वेश्चंस हैं, हम एक-एक को अलग-अलग से डिस्कस करेंगे, डिटेल में जाएँगे। किस वीक के ऊपर कौन-सी चीज़ें जो है वो आना शुरू हो जाती है हम, और उसकी लेंथ या फिर वॉल्यूम या फिर वेट वो कितना-कितना होता है वो भी हम देखेंगे साथ में, सही है? सो हमारा पहला क्वेश्चन है एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, सही है? एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो 7 to 8 डेज के अंदर ही एंडोडर्म से जो है फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी 3 जर्म लेयर होती है जिसमें आते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, सही है? उसमें सबसे पहले जिस लेयर से चीज़ें ओरिजिनेट होना शुरू हो जाती है वो होती है एंडोडर्म। 7 to 8 डेज के ऊपर ही जैसे कि फीटस जो होता है या फिर जो फर्टिलाइजेशन हुई है, फर्टिलाइज एग जो होता है, अभी उसका 7-8 डे चल रहा होता है, तब से जाके जो एंडोडर्म होता है वहां से न्यू ऑर्गन या फिर जेआईटी की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हम देखते हैं कि वीक में कौन कौन सी वीक पे क्या क्या हो रहा है। लेकिन इस डिस्कशन में जाने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ तुम लोगों को। उसमें होती है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर हमने कहा कि 7 to 8 डेज में फ्रॉम एंडोडर्म formation of organ will be start पहला पॉइंट। अदर देन दिस उसके बाद क्या होता है कि यूजली जो फॉर्मेशन होती है जेआईटी की, उससे दो चीजें बनती है। एक तो बनता है जो हमारा फ्यूचर जेआईटी है, सही है, डिजायरिंग जेआईटी जो हम जिसको कह रहे हैं, और उसके साथ साथ एक और चीज बनती है जिसको कहते हैं जॉर्ग पैक। ठीक है, अननेसेसरी। और उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द एग्जाम क्वेश्चंस, अगर वो आपसे पूछे कि बताओ जेआईटी की जो वेल डेवलपमेंट होती है वो कब स्टार्ट होती है, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस वन। ये स्टार्ट होती है 1.5 to 2 ईयर्स के दरमियान जाके जेआईटी वेल डेवलप होना शुरू हो जाता है। वेल डेवलप, हम इसके अगले क्वेश्चन में पेकुलरिटीज भी देखेंगे कि कैसे हम इस चीज को जो है आइडेंटिफाई करेंगे, या हम इसको और भी एलिबोरेट करेंगे कि ये कैसे 1.5 to 2 ईयर्स के अंदर इसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है। क्लियर? ओके, आते हैं वीक की तरफ। जो हमारा पहला वीक है, जैसे हमने कहा कि इसकी 7 to 8 डेज के अंदर ही सारे जो है फॉर्मेशन में शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द एंडोडर्म। जर्म लेयर, अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट जर्म लेयर्स, तो आप जर्म लेयर्स में बता सकते हो कि हमारे पास एक्टो होता है, एंडो होता है और मीजो होता है। थोड़े से इसके फंक्शन देखते हैं। एक्टोडर्म जो होता है, रिलेटेड टू दिस वन, एक्टोडर्म दिस इज प्योरली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द एपिथेलियम लेयर ऑन ओरल प्लस एनल ट्रैक जो होता है उसके एपिथेलियम वो करवाती है, लाइन कराती है। एंडोडर्म जो होता है ये यूजुअली इन्वॉल्व होता है एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होता है ऑफ द इंटेस्टाइन, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ये एंडोडर्म उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, सही है। रिलेटेड टू द मेसोडर्म, सही है, मेसोडर्म इंटेस्टाइन की फॉर्मेशन और इंटेस्टाइन की फॉर्मेशन के साथ साथ एपिथेलियल लाइनिंग भी यही कराता है एंडोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म, मेसोडर्म क्या करता है? मेसोडर्म जो लेमिना प्रोप्रिया होता है, लेमिना प्रोप्रिया हिस्टोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ मसल्स और सीरस मेम्ब्रेन, all these things, serous membrane, all these things are formed by the mesoderm. ठीक है, this is a normal function. Once again, ectoderm is involved in the oral plus anal epithelial lining. Endoderm is involved in the epithelial lining of the intestine and also in the formation of intestine. Mesoderm is involved in the lamina propria, basement membrane, muscles और serous membrane, इसकी formation के अंदर ये involved होता है। हम इन चीजों की अलग अलग से फिर से डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू द स्पेसिफिकली एंडोडर्म। ठीक है, कि एंडोडर्म कैसे ये एपिथेलियल लाइन करवाता है और इंटेस्टाइन की फॉर्मेशन कराता है, किस वीक में होती है किस वीक में नहीं होती, वो हम देखते हैं। लेकिन यहाँ आने से पहले कि आप यहाँ पे नर्वस हो जाओगे, इसलिए हम थोड़ा सा इधर से देखते हैं।
थर्ड वीक के ऊपर ही डाइजेस्टिव ट्यूब जो होते हैं वो डिफरेंशिएटिंग, उसके अंदर वो सारे डिफरेंशिएशन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ थर्ड वीक देयर विल बी डाइजेस्टिव ट्यूब स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग। वीक 4 के अंदर जो होता है, जो हमारी बकल फेरिंजल होती है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, रिजॉर्प्शन होती है, मतलब वो खत्म हो जाता है वहां से 4th वीक के अंदर ही। 6 to 10 वीक के अंदर मिड गट जो होता है वो हर्निएट करता है अराउंड द एम्ब्लाइकस, ठीक है, वहां पे एम्ब्लाइकल रिंग जो होती है उसके अंदर हर्निएट करना शुरू कर जाता है। एट द 6 to 10 वीक के अंदर मिड गट की हर्निएशन होती है। वीक 9 के अंदर जो डिस्टल क्लोकल मेम्ब्रेन होती है वो ओपन हो जाती है, ठीक है, वीक जो है 9 के अंदर। और 11 वीक के अंदर क्या होते हैं, जो हमारे लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं एट द विच वीक 11 वीक। और 12 के अंदर क्या होता है कि जो हमारे क्रिप्ट होते हैं उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं हमारे जेटी से रिलेटेड, उसमें इंपॉर्टेंट वन स्क्रिप्ट आल्सो, डेवलपमेंट उसकी 12 वीक के अंदर होती है। 14 वीक के अंदर जो होते हैं यहाँ पे जो मस्कुलर म्यूकोजा होता है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, सही है। और 24 वीक के अंदर जो फीटल इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन फंक्शंस होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं 24 वीक के अंदर। मैं बताऊंगा, सर्कल करवाऊंगा, इसमें से सारे याद करने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, उसको सर्कल करूंगा, उसको याद रखो, बहुत है। और 32 वीक के अंदर जो फीटल इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन है वो एडल्ट एज तक पहुंच जाती है। आओ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से कौन सी है, रिमेंबर दिस वन, week 3 and also about week 4, then you have to remember midgut. Forget about week 9, about week 11 is important, then उसके बाद week 14 is important, 24 and 32, सही है। ये 9 जो है इसकी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं भी याद रहता तो इट्स ओके, सही है। और 12 भी अगर आपको नहीं याद रहता तो इट्स ओके, सही है। इवन 4 भी अगर नहीं याद रहता तो ये भी ठीक है, बट शी विल आस्क यू इन एग्जाम, ठीक है, कि वो 4 वीक से रिलेटेड वो अक्सर क्वेश्चन पूछती रहती है, सही है। मोस्टली उसके कॉमन क्वेश्चन होते हैं वीक 3rd 4th, उसके बाद 6 और 10 में क्या होता है, देन वो पूछते हैं 11 12 और नेक्स्ट जो है 14, देन 22 और 32 के ऊपर, ठीक है, सॉरी 24 और 32 के ऊपर। क्लियर, ये है सारे आपकी वीक से रिलेटेड फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। आते हैं वापस अपने एंडोडर्म की तरफ, हम इसकी डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे इंटेस्टाइन और एपिथेलियल लाइनिंग होती है इसमें। एंडोडर्म जो होता है एट द एंड ऑफ 3rd वीक, जो जेस्टेशनल वीक होता है 3rd, उसमें क्या होता है कि एक ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जो कि इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड दोनों से क्लोज होती है। दे आर परफेक्टली क्लोज फ्रॉम बोथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट, और 3rd वीक के अंदर होती है, सही है। सिर्फ हॉलो ट्यूब होती है, वो ओरिजिनेट होते हैं एंडोडर्म से। नेक्स्ट 4th वीक के एंड पे उसी हॉलो ट्यूब के अंदर उसके हेड और टेल के ऊपर ओपनिंग होना शुरू हो जाती है, जो कन्वर्ट होते हैं किसमें, ओरल प्लस एनल कनाल में, क्लियर। और उसके साथ साथ हम कहते हैं कि वो जो हॉलो ट्यूब था, दे आर द फॉर्मेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, सही है। उससे एक और चीज बनती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इंटेस्टाइन। इसी प्राइमरी इंटेस्टाइन से जो है फेरिंजियल और उसके साथ साथ जो हमारा ट्रंक है वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं रिलेटेड टू द लाइक फेरिंजियल एंड ट्रंक, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि फोर गट से क्या बनता है, मिड गट से और हैंड गट से कौन कौन सी चीजें बनती है। ओके, कम हियर, द फर्स्ट वन इज फेरिंजियल। फेरिंजियल जो होता है, इससे हमारे प्राइमरी इंटेस्टाइन प्लस ट्रंक। सेकंड फोरगट। फोरगट से क्या बनता है, फोरगट से बनता है आपका एसोफेगस प्लस स्टमक। थर्ड मिडगट। मिडगट से बनता है जो इंटेस्टाइन होते हैं, इंटेस्टाइन प्लस लिवर प्लस पेंक्रियाज, ठीक है। और फोर्थ आखिरी हमारा हाइंड गट।
जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन होता है वो कंप्लीटली हाइंडगट से बनता है, जैसे सीकम हो गया है, ठीक है, सीकम प्लस अपेंडिक्स, उसके साथ साथ असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन प्लस रेक्टम, ये सारे बनते हैं हाइंडगट से। क्लियर? ये है आपका पहला क्वेश्चन जिसमें वो सारी चीजें पूछेंगे वन बाय वन और आपने कंफ्यूज नहीं होना, एग्जैक्टली ऐसे ही आंसर करना है। ओके, हम चलते हैं टुवर्ड और नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल एंड एनाटॉमिकल पेक्युलरिटीज ऑफ अपर डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिफरेंट एज चिल्ड्रन, ठीक है। ओके, जितनी भी हमारी होती है हम उसको देखेंगे, ओरल कैविटी को और एक और चीज को। इधर फेरेंजियल की तरफ अगर हम आते हैं, एक तो हमने कहा कि प्राइमरी इंटेस्टाइन और ट्रंक, उसके साथ साथ ये एक और चीज की भी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं जो कि होता है आपका बैक ऑफ ओरल कैविटी, टंग, पेलाटाइन, टॉन्सिल्स, और उसके साथ साथ एपिथेलियल लाइनिंग करवाती है ये किसकी, पैराथायरॉइड और थायराइड की। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस आल्सो, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, यू कैन आल्सो कोड ऑल दिस थिंग्स इन pharyngeal। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेक्युलरिटीज, सही है, पेक्युलरिटीज को हम डिस्कस करते हैं। all the peculiarities, here is the first one is oral, ठीक है। second will be esophagus, third stomach, intestine, liver, पैंक्रियाज, ठीक है। इन सारी चीजों को हम देखेंगे। पेक्युलरिटीज, डिफरेंसेस, ठीक है, कि किस एज में और किस ऑर्गन के अंदर या किस पार्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो होगी अर्ली एजेस में और कौन सी नहीं होगी। सबसे पहले हम ऑरल से स्टार्ट ले रहे हैं। ऑरल कैविटी जो होती है दे आर यूजली स्मॉल, ठीक है, स्मॉल ऑरल कैविटी होती है, और उसके साथ साथ इसके अंदर जो होती है स्लाइवा की सिक्रीशन इतनी ज्यादा नहीं होती, सो दे आर स्पेयर, ठीक है। और जो च्यूइंग मसल्स होते हैं दे आर वेल डेवलप्ड, च्यूइंग मसल आर वेल डेवलप्ड, ओके। उसके अलावा कुछ और एडिशनल चीजें, हमने कहा कि ओरल कैविटी स्मॉल, उसके साथ साथ जो चीक होते हैं यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लंपी से होते हैं, ठीक है, गुलू मुलू से होते हैं बच्चे। और उसके साथ साथ हमने ये कहा कि स्लाइवा की जो होती है सिक्रीशन, देयर इज नो एनी सिक्रीशन इन द अर्ली एजेस ऑफ द चाइल्ड, लाइक 6 मंथ तक तो स्लाइवा बहुत कम होता है, ठीक है, होता है लेकिन बहुत कम होता है। आफ्टर द 6 मंथ, ठीक है, डोंट फॉरगेट अबाउट द एज, ठीक है, फैक्टर इज 6 मंथ। 6 मंथ तक स्लाइवा की सिक्रीशन बहुत थोड़ी होती है, 6 मंथ के बाद स्लाइवा की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, दिस इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इंक्रीज, सही है, फिजियोलॉजिकल इंक्रीज। उसके साथ साथ टूथ इरेक्शन जब होती है, टूथ इरेक्शन के साथ स्लाइवा की सिक्रीशन अबंडेंट अमाउंट में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। व्हाई? टूथ इरेक्शन के साथ जो हमारा ट्राइजेमिनल नर्व होता है, क्रीनल नर्व नंबर 5, ठीक है, हमें पता है कि उसकी 3 ब्रांचेस होती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ठीक है। मैक्सिलरी का जो काम होता है मैक्सिलर रीजन को सप्लाई कर रहा होता है और साथ में टूथ को भी कर रहा होता है अपर साइड से, और मैंडिबुलर का भी सेम पेन सेंसेशन को कैरी करता है ये। तो जैसे पेन सेंसेशन होती है, पेन सेंसेशन के साथ स्लाइवा की सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ मैक्सिलरी के साथ भी इस रिलेटेड है कि स्लाइवा की सिक्रीशन ड्यू टू द मैक्सिलरी, बिकॉज ये इन्वॉल्व होता है सबलिंगुअल, प्लस उसके साथ साथ इन्वॉल्व होता है सब मैंडिबुलर,
दो ग्लैंड से रिलेटेड होता है ये, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। अगर ट्राइजेमिनल एक्टिवेट हो जाता है, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड भी प्रॉपर फंक्शन शुरू करेंगे, जिसकी वजह से सलाइवा की सिक्रीशन अबंडेंट अमाउंट में होती है। ठीक है, क्लियर। आफ्टर 6 मंथ एंड आल्सो आफ्टर द इरेक्शन ऑफ द टूथ। सही है, ये हो गया है इससे रिलेटेड, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, सलाइवा की सिक्रीशन कम क्यों होती है, उसकी एक और भी जो है डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें लिखी है, बट एक ऑथर लिखता है कि सलाइवा की सिक्रीशन इसलिए भी कम होती है कि उसमें एक तो सीएनएस जो होता है प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता, और दूसरा ये है कि जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो रिड्यूसली डेवलप होते हैं। दैट्स व्हाई सलाइवा की जो सिक्रीशन होती है वो बहुत ही रेयर होती है, बहुत कम होती है इनिशियल स्टेजेस के अंदर। ठीक है, रिलेटेड टू द ऑरल, क्लियर। एसोफेगस, एसोफेगस की अगर हम बात करें तो ये एक तो ये होता है फनल शेप। ठीक है, फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड, दिस एसोफेगस इज हाईली वस्कुलराइज। ठीक है, बहुत ज्यादा वस्कुलराइज होता है, जिसकी वजह से इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ब्राइट रेड अपियर होती है। ठीक है, तो म्यूकस इज ब्राइट रेड, रीजन ब्राइट रेड, और रीजन हमें पता है ड्यू टू हाई वस्कुलराइजेशन। वस्कुलराइजेशन मीन कि ब्लड सप्लाई यहाँ पे ज्यादा है, ब्लड वेसल ज्यादा है। ठीक है, अदर देन दिस एसोफेगस का एक इंपॉर्टेंट फीचर और भी है, दे है एसोफेगस डोंट हैव एनी ग्लैंड। ठीक है, अर्ली एजेस में कोई भी ग्लैंड नहीं होता एसोफेगस के अंदर। अदर देन दिस वन इंपॉर्टेंट फीचर इज, ग्लैंड से हटकर एक और कि इसके अंदर इनसफिशिएंसी ऑफ इलास्टिक टिश्यू, इनसफिशिएंसी ऑफ इलास्टिक टिश्यू। अर्ली एजेस के अंदर इसके अंदर कोई भी इलास्टिक जो है वो टिश्यू नहीं होते। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है, जो यंग जो न्यू नेटल होते हैं 10 to 16 सेंटीमीटर इन लेंथ। Okay, don't forget about this length. Okay, this is all about the esophagus. Come here to the stomach. स्टमक के अंदर डिफरेंट जो है वो वेरिएशंस आती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम स्टमक की बात करें, इसके अंदर इंपॉर्टेंट कुछ चीजें, स्टमक, इसकी जो कार्डिक स्फिंक्टर है वो पुअरली डेवलप होते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर पुअरली डेवलप, पुअरली डेवलप होते हैं। पहली बात, अगर कार्डिक स्फिंक्टर जो है वो पुअरली डेवलप है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर इसके पाइलोरिक स्फिंक्टर इज वेल डेवलप्ड। थर्ड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, फोरनेक्स इज आल्सो वेल डेवलप्ड, फोरनेक्स इज वेल डेवलप्ड। वो आपको क्वेश्चन पूछेगी रिलेटेड टू द एडल्ट। डू रिमेंबर दैट कि जो स्टमक होता है न्यू बॉर्न का या चाइल्ड का, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिकली पेप्सिन और रीनिन प्लस रीनिन, दे हैव लो फंक्शन। सही है, अगर आपको कहते हैं कि अगर इसके फंक्शन लो है तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म कौन कर रहा है, डोंट फॉरगेट अबाउट क्यूम्यूसिन। ठीक है, क्यूम्यूसिन हमारा ऐसा एंजाइम है, इंस्टेड ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन वो जो है एक्ट करता है। अब इसका जो फंक्शन है लो क्यों है, उसकी एक और क्लासिकल रीजंस कि जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर एसिडिटी का जो लेवल होता है वो होता है लो। अब पेप्सिन और ट्रिप्सिन या रिनिन, इन सारों के लिए स्पेसिफिकली पेप्सिन और ट्रिप्सिन की एक्टिवेशन के लिए ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है स्टमक के अंदर, पेप्सिनोजेन की फॉर्म में। उसकी एक्टिवेशन के लिए HCl का होना जरूरी है। HCl इज हाईली एसिडिक। अगर स्टमक के अंदर एसिडिटी का लेवल कम है तो पेप्सिनोजेन कैसे कन्वर्ट होगा पेप्सिन में, अगर पेप्सिन ही नहीं बन रहा तो अपनी एक्टिविटी को कैसे शो करेगा। ड्यू टू लो एसिडिटी लेवल पेप्सिन दे एक्ट समहाउ बट नॉट वेरी मच। ठीक है, इसलिए मैंने कहा है कि इसका फंक्शन लो होता है। ठीक है, ओके, एसिडिटी हो गई। अदर देन दिस, स्टमक का जो वेट है वो कितना होता है। सही है, सबसे पहले तो आपने याद रखना है जो न्यू नेटल का स्टमक होता है उसका होता है 6 to 7 ग्राम। ठीक है, बट आफ्टर 1 year इट विल इंक्रीज फ्रॉम 18 to 21 ग्राम। ठीक है, क्लियर।
1 ईयर का कितना होता है 18 to 21, और इनिशियली जो आफ्टर बर्थ होता है उसका होता है 6 to 7 ग्राम वेट होता है स्टमक का। ओके, अदर देन दिस, स्टमक के वेट से हटकर एक दो और चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, वो कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। आफ्टर बर्थ इट विल बी 7 ml, ठीक है, बट 1 ईयर के ऊपर इट विल इंक्रीज टू, स्पेसिफिकली इट विल इंक्रीज एट द एज ऑफ 1 year it will be 250 to 300 ml, और 1 year में 250 या 300 ml हो गया है, और आफ्टर बर्थ 7 ml, उसके बाद इसकी 3 years के ऊपर इट विल इंक्रीज, ठीक है, कितना 400 to 500 जो है इंक्रीज हो जाता है ml। क्लियर यहां तक? ओके, गुड। अदर देन दिस, अगर वो रिलेटेड एसोफेगस, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे याद आई है अभी, वो ये कि अगर आपसे पूछे कि एसोफेगस का जो लेवल है न्यूबॉर्न में कितना होता है, किस सर्वाइकल वर्टिब्रे के ऊपर होता है, ठीक है, उसके बाद जो 2 इयर्स का होता है उसका किस पे होता है, और 5 ईयर का जो बच्चा होता है उसका किस पे होता है। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस आल्सो। सर्वाइकल एसोफेगस का जो न्यू नेटल होते हैं वो होते हैं, वो इंटर होता है एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल 3rd and 4th, ठीक है। आफ्टर बर्थ जो 2 ईयर का होता है उसका एसोफेगस इंटर होता है एट द लेवल ऑफ 4th and 5th, ठीक है। और जो 5 ईयर का बच्चा होता है उसका एसोफेगस जो होता है वो इंटर होता है, या उसका जो लेवल स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 and 7, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना एसोफेगस से रिलेटेड। ओके, स्टमक, स्टमक का हमने वॉल्यूम देखा, वेट भी देखा, और हमने सारे इसके जो पेक्युलरिटीज थे हमने वो भी देखे। बट अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड तो देयर विल बी लो एब्जॉर्प्शन, सही है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें कि कैसे पोजीशन कैसे होती है इसकी, वो भी देखते हैं। फर्स्ट 6 मंथ के अंदर, इनिशियल 6 मंथ के अंदर स्टमक का जो शेप होता है, पहले शेप इट विल बी सॉसर, ट्राउट, ओवल, या फिर पेयर शेप हो सकता है, नाशपाती की तरह पेयर शेप, ठीक है। और पोजीशन इसकी होती है हॉरिजेंटल, ये है फर्स्ट 6 मंथ के अंदर। आफ्टर 9 to 12 मंथ के अंदर क्या होता है, 6 मंथ के बाद 9 to 12 मंथ में इसकी पोजीशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, और वो आ जाती है वर्टिकल पोजीशन में स्टमक आ जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टमक पोजीशन एंड शेप। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वो पूछेगी आपसे। क्लियर? ओके, कम टू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से रिलेटेड जैसे कि हमने कहा कि इंटेस्टाइन जो होते हैं इसके अंदर एपिथेलियल लाइन कंटिन्यूअसली अपडेट होती रहती है, और जो विसल्स है हाईली विसल्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। और इनिशियल एजेस में इसकी एब्जॉर्प्शन फंक्शन इतने ज्यादा नहीं होते, तो लो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एयर, लो एब्जॉर्प्शन। और जो हाई सेचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमेशा उसकी डाइजेशन इंटेस्टाइन के अंदर होती है। हाईली सेचुरेटेड फैट डाइजेशन अकर इन द इंटेस्टाइन, डाइजेशन। क्लियर? रिलेटेड टू द लिवर। ओके, लिवर इज सो नॉटी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे होता है। लिवर होता है आपके जो हमारा राइट एपिगैस्ट्रम रीजन होता है, ठीक है। और बिफोर बर्थ दिस इज द मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द फीटस, सही है। 1/2 जो एब्डोमेन होता है वो लिवर ने कवर किया होता है, ठीक है, बिफोर बर्थ। पहला पॉइंट, हम लिवर की अपनी ही उसमें सारी चीजें बताएंगे, बट फॉर अ वाइल थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं। और उसके साथ साथ अपर क्वाड्रेंट के अंदर होता है राइट साइड पे। और इनिशियली क्या होता है कि जो अर्ली एजेस होते हैं उसमें ये होता है 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो द कोस्टल मार्जिन, राइट कोस्टल मार्जिन। बट जैसे वो 6 मंथ के बाद हो जाता है, ठीक है, तो ये जो है इसका साइज 0.1 to 1 सेंटीमीटर तक हो जाता है, ठीक है। कोस्टल मार्जिन के नीचे राइट साइड पे प्रेजेंट होता है ये लिवर। इनिशियल साइड पे इसका जो लेफ्ट लोब है वो हाईली फंक्शन होता है, हाईली फंक्शनल,
और ये होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। सेम पैंक्रियाज, पैंक्रियाज आर नॉट डेवलप्ड वेरी वेल, नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। और उसके साथ साथ पैंक्रियाज का क्या है, सिर्फ इसका हेड है जो कि एंजाइम प्लस इंसुलिन की सिक्रेशन कराता है, बाकी इसका कोई पार्ट भी अर्ली एजेस में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, ओनली हेड। दिस इज ऑल all about the peculiarities of pancreas, liver, intestine and stomach and esophagus. Okay, let's go to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द चिल्ड्रन, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो आपको सिस्टम का पता होना चाहिए कौन कौन से सिस्टम है, फिर उसके फंक्शन और डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन के हम देखेंगे कि उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ये मिटाने से पहले सबसे पहले आपको होना चाहिए पता कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं या सिस्टम होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरल, देन एसोफेगस, देन स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेंक्रियाज, ठीक है। ये हो गए आपके वो सारे ऑर्गन और सिस्टम। इसके फंक्शन क्या है, अगर हम बात करें ओरल और एसोफेगस की, ठीक है, तो इसका मैकेनिकल, स्पेशली ओरल से रिलेटेड, दे हैव अ मैकेनिकल फंक्शन, सही है। एसोफेगस का भी मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, जस्ट ओनली oral or esophagus they give a pathway for the ingestion of the bolus, ठीक है। या फिर अगर न्यू नेटल है, ठीक है, उसकी जो मिल्क है उसके लिए पाथवे देते हैं कि उस स्टमक तक जाए। स्टमक और इंटेस्टाइन का दे हैव अ डाइजेस्टिव फंक्शन, ठीक है। डाइजेस्टिव फंक्शन के अंदर स्पेसिफिकली अगर डाइजेस्टिव की बात करें, अगर लो फैट्स ली है उसने, तो वो जैसे मदर मिल्क है वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, बट हाईली सैचुरेटेड फैट्स आर आल्सो डाइजेस्टेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, so both are involved in the digestive function. उसके बाद इंटेस्टाइन और लिवर दे आल्सो इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीटरी फंक्शंस, क्योंकि जो फीसिस वगैरह है उसकी फॉर्मेशन होती है इंटेस्टाइन से आगे पास होके देन रेक्टम के थ्रू और एनस से बाहर। लिवर सेम, दे आर इन्वॉल्व इन द इंटॉक्सिकेशन और सेवरल जो हमारे होते हैं टॉक्सिक कंपोनेंट्स, उसकी इंटॉक्सिकेशन करता है और उसको एक्सक्रीट करता है, ठीक है। और पैंक्रियाज दे इन्वॉल्व इन द एंडोक्राइन फंक्शन, जैसे कि डिफरेंट एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन दोनों है इसके, डिफरेंट एंजाइम और हार्मोन रिलीज कराता है, इंसुलिन वगैरह और दूसरी लाइपेज वगैरह रिलीज कराता है। लिवर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज, इनिशियली अर्ली एजेस के अंदर न्यू जो बॉर्न होते हैं उसमें हेमोपोएटिक फंक्शन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज और अदर वाइट ब्लड सेल और अदर ब्लड सेल आर डन बाय द लिवर, क्योंकि उस वक्त उसका जो अपना बोन मैरो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, इसलिए लिवर का साइज भी बड़ा होता है और उसके साथ साथ ये हेमोपोएटिक फंक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ एसोफेगस इन चिल्ड्रन। एनाटॉमिकल फीचर एसोफेगस की यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखी भी है कि ये फनल शेप्ड होता है, सही है। जो म्यूकस होता है इसका ब्राइट रेड होता है क्योंकि हाईली विसल सप्लाई इसके अंदर होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ ग्लैंड जो इसके अंदर होता है, देयर इज नो एनी ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड विल बी एब्सेंट, और इनसफिशिएंसी ऑफ इलास्टिक टिश्यू। बताया है कि लेंथ कितनी होती है, 10 to 16 सेंटीमीटर इन लेंथ। और हमने ये भी देखा कि फर्स्ट में क्या होता है, इनिशियल स्टेजेस में जो एसोफेगस होता है एंटर होता है एट द सर्वाइकल वर्टिब्रा 3rd and 4th, और 4th and 5th के अंदर ये होता है 2 years के ऊपर, और 5 years के ऊपर 6 and 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर ये इंटर होता है। अगर हम इसकी लेंथ ऑर्बिट की बात करें तो दिस इज अबाउट 1:5, ठीक है, वो इक्वली होता है थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है, और उसका लेंथ ऑर्बिट दोनों इक्वली होते हैं, 1:5 की उसमें रेशो आता है, कोई उसमें चेंजेस वगैरह नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द एसोफेगस। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें, अगर वो लोअर स्फिंक्टर की बात करें एसोफेगस के, तो 10 और 11 जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। 7 जितने भी चाइल्ड होते हैं सबका एक जैसा है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। और एज यहाँ पे अगर 5 की जगह इट शुड बी 12 इयर्स ऑफ एज के ऊपर 6 to 7 थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर ये इंटर होता है, ठीक है, उसकी लेवल पे। द क्वेश्चन नंबर 5 इज
एनाटॉमिकल फीचर ऑफ द सल्वेशन सलाइवरी ग्लैंड इन द चिल्ड्रन। मैंने जैसे पहले यहाँ पे हम सलाइवा को डिस्कस कर रहे थे, सलाइवा ओके फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा सलाइवा से रिलेटेड। हमने कहा कि इनिशियल स्टेजेस के अंदर सलाइवा की फॉर्मेशन कम होती है और हमने उसकी क्लासिकल रीजन भी बताई कि क्यों कम होती है। सलाइवा की सिक्रीशन ये तो इसलिए कम होती है कि सीएनएस अंडर डेवलप्ड होता है और उसके साथ साथ जो सलाइवा स्लेवरी ग्लैंड होते हैं वो भी रिड्यूस्ड होते हैं इन साइज से, ये वेल डेवलप नहीं होते। इस वजह से सलाइवा की सिक्रीशन भी बहुत रेयर होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। और कुछ ये भी कहते हैं कि टीथ जो है वो नहीं होते, उसकी वजह से भी सलाइवा की सिक्रीशन नहीं होती, ठीक है। बट हम कह सकते हैं कि अगर इनिशियल 6 मंथ के अंदर चलो सलाइवा की सिक्रीशन कम है, आफ्टर 6 मंथ सलाइवा की सिक्रीशन फिजियोलॉजिकली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ टूथ इरेक्शन, जब टूथ इरेक्शन होते हैं तो टूथ इरेक्शन के साथ साथ ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें मैंने पूरा बताया कि हमारे उसके पास तीन ब्रांचेस है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर जो होते हैं वो स्पेशली इन्वॉल्व होते हैं इसमें, सलाइवा से रिलेटेड फंक्शन उसके होते हैं, क्योंकि एक सबलिंगुअल और मैंडिबुलर जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उसको इनर्वेट कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हाईली फंक्शनल होते हैं। टूथ इरेक्शन के साथ साथ पेन भी होता है और पेन सेंसेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। इसलिए 6 मंथ के बाद जो है सलाइवा का अमाउंट अबंडेंटली इंक्रीज हो जाता है, एक तो ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से और दूसरा जो होता है फिजियोलॉजिकल इंक्रीज भी होता है सलाइवा का, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज peculiarities ऑफ लिवर इन चिल्ड्रन। हमने ये कहा कि हमने ये कहा कि लिवर से रिलेटेड यहाँ पे जब मैं डिस्कस कर रहा था, सबसे पहले तो आपको इसके पता होना चाहिए कि कहाँ पे होता है, बिफोर बर्थ, ठीक है। बर्थ से पहले वी बिलीव दैट कि जो लिवर होता है ऑफकोर्स राइट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है और 1/2 एब्डोमेन को इतना बड़ा होता है साइज में कि 1/2 एब्डोमेन को पूरा कवर कर रहा होता है, सही है। और राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर प्रेजेंट होता है जो कोस्टल मार्जिन होती है, हम इसके नीचे पल्पेट कर सकते हैं, बट मैं आई एम एडल्ट पर्सन, हम चिल्ड्रन की अगर बात करें तो उसके जो कोस्टल मार्जिन होते हैं 2 to 4 सेंटीमीटर बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन, हम वहां पे पल्पेट करते हैं, हमें लिवर जो है वो फील हो जाता है, सही है, वहां पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद जैसे उसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट होती है, एज जैसे इंक्रीज हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ बताया भी है कि 6 मंथ के बाद वो 0.5 to 1 सेंटीमीटर कोस्टल मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये है कि लिवर जो होता है लार्ज इन साइज होता है और साइज में लार्ज होने की उसकी क्लासिकल रीजन भी है, एक तो उसके हेमेटोपोएटिक फंक्शन है, इंटॉक्सिकेशन, डिग्रेडेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। हेमेटोपोएटिक फंक्शन में क्योंकि इनिशियल स्टेजेस के अंदर उसका बोन मैरो डेवलप नहीं होता न्यूनेटल का, तो इसलिए आरबीसीज और वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, जितनी वाइट ब्लड सेल है सारों की जो है प्रोडक्शन वो होती है लिवर से, सही है, इनिशियल स्टेजेस में। उसके साथ साथ इंटॉक्सिकेशन, डिग्रेडेशन और साथ में एक्सक्रीशन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए भी उसका साइज जो है लार्ज होता है। बट द फनी थिंग इज कि जो आफ्टर बर्थ है वो होता है इसका लेफ्ट लोब हाईली फंक्शनल होता है, रिमेनिंग लिवर जो होता है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होता, तो इसलिए उसका लेफ्ट लोब ही सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके साथ साथ इसके पास एक थिन मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है, कैप्सूल जिसको कहते हैं, थिन कैप्सूल होती है। थिन कैप्सूल इज मेड अप ऑफ जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं और उसके साथ साथ कोलेजन उससे बना होता है, ठीक है। और गाल ब्लैडर, चूंकि लिवर जो है इतना डेवलप नहीं होता तो गाल ब्लैडर भी छोटा सा होता है और जिसको पूरा लिवर कवर कर रहा होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लिवर। डोंट फॉरगेट अबाउट द एज एंड द साइज के किस कोस्टल मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होता है, सही है, ये मत भूलना। 7 इयर्स के बाद जो है वो 0.1 और 1 सेंटीमीटर तक आ जाता है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन चिल्ड्रन। देखो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम दो चीजें डिस्कस करेंगे उसमें। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में एक तो होती है जो फिजिकल इंस्पेक्शन होती है वो करेंगे साथ में, और दूसरे लैब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, सही है। पहला पार्ट क्लिनिकल में क्या होता है कि रिलेटेड टू द डॉक्टर एंड पेशेंट, उसमें क्या करता है डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वो करता है जो इंटरोगेशन होती है, ठीक है, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो करता है, सही है। सेकंड, देयर विल बी ऑब्जर्वेशन। थर्ड, देयर विल बी पल्पेशन, आल्सो परकशन एंड अस्कल्टेशन, ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं, सही है। हम पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, विजुअल इंस्पेक्शन
हम उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जिसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एक एक अलग अलग चीज को, ठीक है। सेकंड, लैब इन्वेस्टिगेशन में एक तो हम एंडोस्कोपी करते हैं उसको, और अल्ट्रासाउंड करते हैं हम, एक्सरेज लेते हैं हम, उसके अलावा स्टूल कल्चर करते हैं हम, ठीक है। सीबीसी वगैरह लेते हैं हम चेक करने के लिए कि उसको एनीमिया तो नहीं है, या अगर वाइट ब्लड सेल इंक्रीज है तो उसको इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ें हम उसमें देखते हैं सीबीसी में। और स्टूल कल्चर भी करते हैं। उसके साथ साथ इंजाइमेटिक जो फंक्शन है वो देखते हैं, जैसे पेंक्रियाज है, लिवर है, हम उसको भी चेक करते हैं, ठीक है, कि उसके प्रॉपर जैसे एमएलएज है लिवर से, और उसके साथ साथ दूसरा स्पार्टिक एसिड, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। और पेंक्रियास रिलेटेड लाइपेज वगैरह देखते हैं हम, इंसुलिन वगैरह देखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि उस वक्त हेड डेवलप होता है तो यही चीज़ें जो है वो रिलीज करवाते हैं। ओके, उसके साथ साथ हम स्टूल और वोमिट, अगर वोमिटिंग हो रही है तो उसका कंटेंट भी चेक करते हैं कि ब्लडी तो नहीं है, नॉन ब्लडी है, प्रोजेक्टाइल है, नॉन प्रोजेक्टाइल है, वो चीज़ें भी हम देखते हैं साथ में। तो ये होती है लैब इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, जिसमें इन्होंने प्रॉब्लम यही पूछा होगा कि मेथड ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन द डाइजेस्टिव सिस्टम इन चिल्ड्रन, इंस्पेक्शन। ओके, इंस्पेक्शन को हम वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस साइड। इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन मेथड को हम देख रहे हैं और उसमें पहला इंस्पेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन में क्या होता है? इंस्पेक्शन के अंदर सबसे पहले यू हैव टू लाई योर बेबी इन अ करेक्ट पोजीशन। हम उसको इरेक्ट या सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं। अब सुपाइन पोजीशन में जब बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाता है बेबी, तो वहां पे अब हम उसके किसको देखेंगे? सबसे पहले सिमेट्री, एसिमेट्री है या नहीं है, वो चीजें देखेंगे, सही है। इंस्पेक्शन के अंदर हम देखते हैं कि बेबी का जो एब्डोमेन है, क्योंकि हम जेटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वी हैव टू फोकस ऑन द एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन है वो क्या होता है? वो इरेक्ट होता है और सिलिंड्रिकल होता है, सही है। इरेक्ट पोजीशन जो होती है एब्डोमेन की, वो होती है फिजियोलॉजिकल लिडोसिस की वजह से। जो हमारा लंबर वर्टिब्रा होता है वो अंदर की तरफ जो है पिंच हुआ होता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन इज स्लाइटली इन द इरेक्ट पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना है। ये देखने के बाद मैं साथ साथ लिखता जाता हूं कि आप लोगों को याद रहे। बेबी को सुपाइन पोजीशन में आपने जो है लिटाना है, सुपाइन पोजीशन। उसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन पे आप देखो कि उसका एब्डोमेन इरेक्ट या सुपाइन है या नहीं है। इरेक्ट या फ्लैट अगर लिखे तो इट विल बी बेटर। इरेक्ट या फ्लैट है या नहीं है। ये इरेक्शन जो होती है ये ड्यू टू फिजियोलॉजिकल लोरिडोसिस, लोरिडोसिस, ठीक है। लोरिडोसिस होती है कि जो लंबर वर्टिब्रा होता है आपका, वो अंदर की तरफ पिंच हुआ होता है, ठीक है, उसको फिजियोलॉजिकल लोरिडोसिस कहते हैं हम। ये न्यू नेटल के अंदर होता है और अर्ली एजेस के अंदर। बाद में अगर लोरिडोसिस हो दिस इज पैथोलॉजिकल और सीवियर पेन होता है इससे। थर्ड हम देखेंगे अभी स्किन को, उसका स्किन प्लस जो साइज है एब्डोमेन का वो हम देखेंगे। साइज ऑफ द एब्डोमेन, स्किन एंड साइज। जब हम देखते हैं अगर वहां पे हमें नजर आए कि लार्ज साइज है और उसके साथ प्रोमिनेंट है और फ्लबी एब्डोमेन है, तो हमेशा वो ओबेस जो चिल्ड्रन होते हैं उनको इंडिकेट करते हैं, सही है। हमने पहली चीज क्या देखनी है कि लार्ज, प्रोमिनेंट प्लस फ्लबी एब्डोमेन, ठीक है। दे ऑलवेज इंडिकेट ओबेस बेबीज, सही है। बट अगर कनकेव शेप का एब्डोमेन है, ठीक है, तो देयर विल बी माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन होगी वहां पे, ठीक है। कनकेव शेप इज ऑलवेज ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन। ओके, दिस इज द सेकंड वन। कनकेव शेप इज concave shape, under nutrition, थर्ड हमने देखना है, जैसे कि हमने कहा स्किन से रिलेटेड हमने देखना है अगर वहां पे एब्डोमेन के ऊपर कोई डिस्टेंशन हो, स्ट्रेच हो वहां पे, ठीक है, तो हम देखते हैं कि साइज फॉर शॉर्ट लार्ज होगा। हो सकता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो वहां पे, एसाइटस हो वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उसकी एब्डोमेन की साइज को इंक्रीज कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं, ठीक है। एसाइटस एंड आल्सो इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन
तो दे विल लीड टू द लार्ज साइज ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। सो हम इसाइटस भी देखेंगे इसमें, इसाइटस प्लस ऑब्स्ट्रक्शन, सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो उसके बुटॉक्स है, ठीक है, जो ग्लूटस मसल वाला एरिया है, हम वो देखेंगे। अगर वो श्रिंक है या फिर लूज है, इट्स मीन दे हैव माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर वहाँ पे वो श्रिंक है या फिर लूज है तो माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। तो यू हैव टू नोट आल्सो बुटॉक ऑफ द बेबी, बुटॉक, सही है, मतलब हिप। ये आपने इंस्पेक्शन के अंदर ही सारी चीजें करनी है, 1 by 1, 3, 4, 5, 6, 7। The 8th thing which you have to noted that, उसके साथ साथ 8 चीज क्या आप नोट करोगे। बुटॉक आपने देख ली, उसके बाद आप देखोगे कि स्किफॉइड एब्डोमेन तो नहीं है। स्किफॉइड एब्डोमेन जो है हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन को ही शो करता है। वो अगर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो, ठीक है, या फिर डायफ्रेगमेटिक हर्निया हुआ हो, ये दो चीजें याद रखना, ठीक है। फर्स्ट इज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन प्लस इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ डायफ्रेगमेटिक हर्निया। ऑलवेज देयर विल बी लाइक आपके एब्डोमेन जो है, जितने भी एब्डोमिनल कंटेंट है वो सारे जिफॉइड की तरफ, ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से शेप जो होती है एब्डोमेन की, स्केफॉइड शेप होती है, स्केफॉइड शेप, ठीक है, याद रखना इसको भी, स्केफॉइड शेप, ओके। अदर देन दिस, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज मोर रिलेटेड टू द मिडल लाइन, ठीक है। अगर जिफॉइड से अम्ब्लाइकस या अम्ब्लाइकस से जो प्यूबिक सिम्फिसिस होते हैं, यहाँ पे कोई प्रोट्रूजन हुई है, ठीक है, वो प्रोट्रूजन जो होती है वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल की वजह से होती है। प्रोट्रूजन जो है रेक्टस एब्डोमिनल मसल, वो फेल हो जाता है। दिस इज द फेलियर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनल मसल टू अटैच विद द यूटेरो, ठीक है। उसकी वजह से प्रोट्रूजन होती है जिफॉइड से एम्ब्लाइकस, एम्ब्लाइकस से प्यूबिक सिम्फिसिस की तरह, ठीक है, उसकी तरफ। दिस इज योर 9 important point, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस, सही है, इफ देयर इज एनी प्रोट्रूजन। अदर देन दिस यू हैव आल्सो टू नोट दैट कि उसको कोई एम्ब्लाइकल हर्निया तो नहीं है, ठीक है। अगर वहां पे एम्ब्लाइकल हर्निया है तो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ मास नियर द अराउंड द एम्ब्लाइकस। अदर देन दिस, दो टाइप की हर्निया हम और डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज इंग्विनल हर्निया एंड फेमोरल हर्निया, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, इधर लिख लेता हूँ मैं। इंग्विनल हर्निया, इंग्विनल हर्निया, इसमें एब्डोमिनल जो कंटेंट होता है वो उसकी प्रोट्रूजन होती है और इंग्विनल कनाल के थ्रू पास होकर स्क्रोटम में जाती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ हर्निया इज मोस्ट कॉमन इन मेल, और इसकी फर्दर दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम उस तरफ नहीं जाते कि यंग एडल्ट के अंदर कॉमन होता है, दूसरा ओल्ड एज के अंदर कॉमन होता है, हम वहां नहीं जाते वहां पे। जस्ट रिलेटेड टू द जीआईटी जितना उसने पूछना है वो बता देता हूँ आपको। इंग्विनल हर्निया ये मोस्ट कॉमन होता है मेल के अंदर, जो मेल बेबीज होते हैं उसके अंदर कॉमन होता है, और एब्डोमिनल हर्निएशन होती है, ठीक है, जो कि इंग्विनल कैनाल के थ्रू जाके किसमें, स्क्रोटम में जाती है। ये क्लियरली विजिबल होती है, सही है। बट इफ यू वांट टू कंफर्म दैट इफ इज देयर एनी इंग्विनल हर्निया और नॉट, आप क्या करते हैं, आप जो चाइल्ड होता है, ठीक है, वो जिस एज का भी है, आप उसको लेकर आते हैं, ठीक है, अपने लिटिल फिंगर से उसके स्क्रोटम के ऊपर आप क्या करते हैं, ऐसे पल्पेट करते हैं और नीचे तक लेकर आते हैं उसको, और साथ में आप उसको गाइड करते हैं कि कैन यू प्लीज कफ फॉर मी। जब जैसे वो खांसेगा, उसके खांसने की वजह से जो है वो पल्पेट हो जाता है फिंगर टिप के ऊपर। इफ देयर इज एनी इंग्विनल हर्निएशन, so you can feel that in the scrotum region by palpating by your small finger, ठीक है। when your patient is coughing, that time you can easily palpate that or feel that on the fingertip. इंग्विनल हर्निया डन, मेथड भी आ गया। सेकंड बात is femoral hernia. This is also most common. Femoral hernia is most common in female. Femoral, fe या fem is stand for female, ठीक है। तो femoral hernia, femoral hernia के अंदर क्या होता है, femoral hernia के अंदर ये होता है कि जो इंटीरियर साइड होती है, ठीक है,
स्पेशली जो फेमोरल ट्रायंगल होती है इसी के ऊपर ही हर्निया हो जाता है, सही है। या फिर जहाँ पे इंग्विनल लिगामेंट होते हैं बिल्कुल इसकी अंडर जाके या बिल्कुल इसकी इंफीरियर साइड पे हर्निएशन होती है, और आप उसको इंटीरियर साइड पे फील कर सकते हैं, विजिबल भी होता है, पल्पेशन से भी आपको पता चल जाता है। दिस इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल रेदर देन मेल, ठीक है, क्लियर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंस्पेक्शन। आपने ये सारी चीजें याद रखनी है इंस्पेक्शन के अंदर, सही है। और इंस्पेक्शन के अंदर हम और क्या चीजें देखेंगे, उसके अंदर एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बताता जाऊं। हम देखते हैं उसको भी जो हमारा पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है, हम उसको देखते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट को, और उसके साथ साथ जो हमारा आयोटा होता है, ठीक है, हम उसकी साउंड्स को भी देखेंगे। जो डिसेंडिंग आयोटा होता है जिफॉइड के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है, हम उसको भी देखेंगे। हम अस्कल्टेशन में प्रॉपरली मैं बताऊंगा कि उसकी साउंड कैसे होती है और कैसे हम अस्कल्टेट करते हैं, वो भी बताऊंगा। बट यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो सेकंड इसके बाद, ठीक है, सारी चीजें आपने करी, देन यू हैव टू नोट दैट इज देयर एनी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट और नॉट, ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे कि उसकी जेआईटी की मोटिलिटी प्रॉपर है या नहीं है, न्यू नेटल की या चाइल्ड की, ठीक है। उसके साथ आप ये देखोगे कि जो डिसेंडिंग आयोटा है उसके अंदर प्रॉपर फंक्शन वो कर रहा है या नहीं कर रहा, सही है। ये सारी चीजें आप उसके अंदर देखोगे। रिलेटेड टू द डिसेंडिंग आयोटा, जो जिफॉइड होता है और एम्ब्लाइकल से ऊपर ऊपर हम देखते हैं इस जगह पे अपना स्टेथ रखते हैं, ठीक है। यूजुअली चेस्ट पीस या फिर बेल को हम यूज करते हैं, और हम जैसे हार्ट वगैरह लंग्स वगैरह के लिए करते हैं नॉर्मली रखते हैं, ऐसे नहीं। जेटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम उसको हल्का सा प्रेस करते हैं कि हमें क्लियरली साउंड सुनाई दे, सही है ये। और उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो होती है वो न्यू नेट्स के अंदर तो विजिबल होती है, बट अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम ऐसे नहीं देख सकते। अगर वहां पे पेरिस्टालिक मूवमेंट हमें नजर आती है बाय द नेकेड आई, इट्स मीन देयर इज अ पैथोलॉजी। इट कुड बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन और एनीथिंग एल्स, सही है। या इरिटेबल बॉल सिंड्रोम भी हो सकती है, डिफरेंट चीजें हो सकती है, ठीक है, वहां पे। तो यू हैव नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ओके, अदर देन दिस हमने ये कहा कि पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक फ्लो से रिलेटेड, ठीक है, उसकी मोटिलिटी है या नहीं है, तो मोटिलिटी भी हम साथ में चेक करते हैं इसके अंदर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इंस्पेक्शन। सो इंस्पेक्शन में आप ये सारी चीजें याद रखना ही मत भूलना। पल्पेशन में नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूंगी, पल्पेशन थोड़ा सा लंबा मेथड है, उसको मैं नेक्स्ट में रिकॉर्ड करूंगा। सो आई एम स्किपिंग द क्वेश्चन। सो हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं, मेथड ऑफ एग्जामिनेशन डाइजेस्टिव सिस्टम इन चिल्ड्रन। परकशन, परकशन जो है सो इजी, ठीक है। लेट मी, आई डोंट हैव एनी वॉलंटियर, नहीं तो मैं आपको वॉलंटियर पे दिखा भी देता, बट अनफॉर्चुनेटली द टाइम आई एम रनिंग ऑफ आउट ऑफ टाइम, सो वॉलंटियर भी नहीं है, मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज योर मिडिल फिंगर, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड के, और ये रखते हैं हम एब्डोमेन के ऊपर। एब्डोमेन के ऊपर रखने के बाद हम ऊपर से 2 फिंगर यूज करते हैं, ठीक है, एक ये वाली और दूसरी ये, और उसके साथ हम जोर से जो है पल्पेट करते हैं, सॉरी परकशन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और हम टैप करते हैं। टैपिंग साउंड पे हम देखते हैं सेवरल टाइप ऑफ साउंड जो हमें सुनाई देते हैं। इट कुड बी डलनेस, इट कुड बी शार्प लाइक टेम्पेनिक साउंड, सही है, तो रेजोनेंट भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम कौन से चीज पे और कौन से ऑर्गन के ऊपर हम परकशन कर रहे हैं। राइट क्वाड्रेंट के ऊपर, वैसे तो हम चारों क्वाड्रेंट के ऊपर ही परकशन करते हैं, सही है। अब हम देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट के ऊपर कौन सी साउंड आती है। जैसे हमने पहले कहा है कि राइट क्वाड्रेंट में चूंकि लिवर होता है, और लिवर के होने की वजह से जब हम राइट क्वाड्रेंट पे परकशन करते हैं तो देयर विल बी डल साउंड, ठीक है, डल साउंड हमें सुनाई देती है। जैसे हम थोड़ा सा एपिगैस्ट्रिक रीजन में आते हैं, ठीक है, उसके टुवर्ड स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट साइड, अब क्या होता है यहाँ पे जब हम परकशन करते हैं तो टेम्पेनिक साउंड हमें सुनाई देती है, ठीक है। जैसे कि कोई ड्रम को बजा रहा हो, ठीक है, उस ड्रम की जो आवाज आती है दिस इज नॉन टेम्पेनिक साउंड, सही है। उसके बाद डलनेस जो होती है, अगर उसने खाना खाया हो, ठीक है, या फिर उसकी फीडिंग हुई हो, तो उसकी वजह से भी डलनेस साउंड हो सकती है जेटी के अंदर, कुड बी फिजियोलॉजिकल। बट डलनेस साउंड रेदर देन राइट क्वाड्रेंट, ठीक है, अदर देन राइट क्वाड्रेंट, राइट क्वाड्रेंट के अलावा अगर आप किसी और क्वाड्रेंट के अंदर डलनेस सुनाई देती है, इट्स मीन देयर इज अ पैथोलॉजी। कोई सॉलिड मास हो सकता है वहां पे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और टेम्पेनिक साउंड जो होता है वो क्यों होती है, वो होती है ब्लोटिंग की वजह से, या फिर गैसेस के अकोमोडेशन की वजह से भी होती है, ठीक है। फ्लैचुलेंस भी कह सकते हैं आप उसको, और ब्लोटिंग भी कह सकते हैं आप उसको, जो आपको बेहतर लगे। और उसमें ये होता है कि जब आप उसको परकशन करते हैं, ठीक है, तो गैसेस के अकोमोडेशन की वजह से ड्रम लाइक साउंड सुनाई देती है हमें, सही है। और गैसेस की अकोमोडेशन जो होती है वो क्यों होती है,
वो इसलिए है कि अगर वो orally जो है इनहेल कर रहे हैं सांस को, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ गैसेस विल बी इंटर और अ लॉट ऑफ लाइक इंस्पिरेशन पे उसको बहुत ज़्यादा एयर वो ट्रैप कर जाता है, एरोप्लेजिया हो जाता है। क्यों? उसकी भी क्लासिकल रीज़न है। एक तो कार्डिक स्फिंक्टर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं। दूसरा, जो हमारा पैलोरिक स्फिंक्टर है वो वेल डेवलप्ड होता है। अब पैलोरिक स्फिंक्टर की वेल डेवलप होने की वजह से स्टमक इज प्रॉपर्ली क्लोज, और कार्डिक स्फिंक्टर जो होता है वो पोरली डेवलप्ड होते हैं, उस वजह से कार्डिक स्फिंक्टर से हमेशा ओपन रहता है और वहां से एयर आराम से एरोफेजिया हो जाता है, मीन ईटिंग ऑफ द एयर, ठीक है। और देयर विल बी ब्लोटिंग और देयर विल बी ट्रैपिंग ऑफ द एयर, जिसकी वजह से जब हम परकट करते हैं तो परकशन के ऊपर हमें टिम्पेनिक साउंड सुनाई देती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द परकशन। डोंट फॉरगेट अबाउट द डलनेस एंड टिम्पेनिक साउंड क्यों होती है। राइट क्वाड्रेंट के अंदर अगर डलनेस आ रही है, इट्स मीन दिस इज नॉर्मल बिकॉज वी हैव द लिवर इन द राइट क्वाड्रेंट। अदर देन राइट क्वाड्रेंट अगर आप कहीं और सुनाई देती है तो यू हैव टू टेक अ हिस्ट्री कि उसने कोई खाना तो नहीं खाया है या फिर फीडिंग तो नहीं हुई है, अगर न्यू नेटल है, ठीक है, या इन्फेंसी एज में है, जो बच्चा आपको खुद नहीं बता सकता कि डॉक्टर साहब मैंने दूध पिया है अभी जाके, तो यू हैव टू कंसल्ट देयर मदर, और जो भी उसके साथ अटेंडेंट आया है आप उससे पूछो कि आपने क्यों उसको फीड तो नहीं करा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम इन चिल्ड्रन अस्कल्टेशन। मेथड ऑफ क्लिनिकल अस्कल्टेशन जो होती है हम वो देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आती है। जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि जैसे चेस्ट और लंग्स के लिए हम अस्कल्टेशन करते हैं, वैसे ही हम सेम मैनर में उसके एब्डोमेन के लिए भी करते हैं, सही है। बट द प्रॉब्लम इज और द डिफरेंस इज, उसमें हम क्या करते हैं, जो चेस्ट पीस होता है, ठीक है, उसका स्टेथ का, लेट मी शो यू द चेस्ट पीस ऑफ द स्टेथोस्कोप। ओके, दिस इज योर ब्यूटीफुल स्टेथोस्कोप, ठीक है। दिस इज नॉन एज द चेस्ट पीस और डायफ्राम भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। एंड हियर इज द बेल। नॉर्मली क्या करते हैं जब हम लंग्स की या फिर हार्ट की करते हैं अस्कल्टेशन, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि हम स्लाइटली रखते हैं उसके ऊपर, बट जेटी में थोड़ा सा डिफरेंट है। हम अगर जो डायफ्राम है या चेस्ट पीस है, अगर इससे हम कर रहे हैं अस्कल्टेशन कर रहे हैं, तो वी हैव टू स्लाइटली पुश इट एंड पुट अ प्रेशर ऑन द एब्डोमेन, सही है, क्योंकि हमें सुनाई नहीं देता क्लियरली। हमें क्लियरली सुनना है कि वहाँ पे बॉल साउंड कैसे आ रही है, वहाँ पे जो डिसेंडिंग एयोटा है उसकी साउंड कैसे आ रही है, अदर साउंड कैसी है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, हम वो देखेंगे इसमें, सही है। अगर हम चेस्ट पीस यूज कर रहे हैं और बेल यूज कर रहे हैं तो सेम हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। ओके, हम करते क्या है अगेन स्पाइन पोजीशन में आपका पेशेंट जो है या आपका जो भी है पेशेंट वो लेटा होगा, और आप क्या करते हैं कि सबसे पहले तो नॉर्मल साउंड जो होती है, मेटालिक साउंड आती है वहां से, या गार्गलिंग साउंड आती है, ठीक है, गार्गल। आप अपने ईयर पीस में ये साउंड सुनोगे या फिर मेटालिक क्लिक, सही है। दीज आर द नॉर्मल साउंड जो आप सुनोगे, सही है। जब पेरिस्टेलिसिस होती है, ठीक है, अगर इफ देयर इज अ रिवर्स पेरिस्टेलिसिस रिलेटेड टू द हंगर, सही है, तो हमें एक गुड़ गुड़ की आवाज जो सुनाई देती है, ठीक है, दिस गुड़ गुड़ इज नोन एज इन अंग्रेजी बोर बुरिग्मी। बोर बुरिग्मी साउंड हमें सुनाई देती है, जो कि गुड़ गुड़ की साउंड होती है। अगर ये साउंड सुनाई दे, इट्स मीन हंगर पेंस या फिर उसको भूख लगी है, ठीक है, इसलिए ये साउंड सुनाई दे रही है। रिमेनिंग साउंड भी होती है, हमें पैथोलॉजिकल साउंड भी सुनाई देते हैं। अच्छा, सुनाई कितनी देर में होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। यूजली ये जो है 10 to 20 सेकंड के अंदर हमें एक साउंड सुनाई देती है, और नर्स को 5 जो है साउंड सुननी है, किसमें 1 मिनट के अंदर 5 साउंड, सही है, जो अस्कल्टेट कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, नर्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो पर मिनट कितनी 5 साउंड होनी चाहिए, ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं। सेम जो हमारा जिफॉइड और एम्ब्लाइकस के दरमियान है डिसेंडिंग एयोटा, हम उसकी वेस्कल्टेशन करते हैं और हम सुनते हैं कि प्रॉपर उसकी साउंड है या नहीं है, ठीक है। और साउंड इंपॉर्टेंट क्यों है, गर्गलिंग और मेटालिक क्लिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे हमें पता चले कि वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। अदर साउंड भी हो सकती है, जैसे कि मरमर साउंड हो गई है, ठीक है, और उसके अलावा हब्स हो सकती है, ठीक है, और रब्स हो सकती है, वहां पे हम्स हो सकती है, वहां पे ये सारे पैथोलॉजिकल साउंड होते हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी साउंड सुनाई देती है रेदर देन मेटालिक क्लिक और गार्गलिंग और बोर बोरिग्मी या फिर नॉर्मल जो हम कहते हैं गुड़गुड़ की आवाजें, वो सारे जो है ये नॉर्मल साउंड होते हैं, ये हंगर की वजह से होती है। रिमेनिंग जो होते हैं दिस इज नॉर्मल साउंड्स। अगर इसके अलावा कोई मरमर हम सुनाई दे रही है या रब सुनाई दे रही है, ठीक है, रील सुनाई दे रही है,
तो यू हैव टू फर्दर इन्वेस्टिगेट योर पेशेंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट अस्कल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल पेन। हम टाइप्स डिस्कस करते हैं और उसके सारे जो है नेक्स्ट एवोल्यूशन कैसे करते हैं, जनरल असेसमेंट और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, सही है। टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास सेवरल टाइप आते हैं एब्डोमिनल पेन के। विसरल, पैराइटल हो सकती है, उसके अलावा जो होती है रेडिएटिंग हो सकती है, ठीक है। तो हम सारे एक को डिस्कस कर सकते हैं। रेफर्ड पेन हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, हम डिस्कस करते हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं विसरल। यूजली हमें पता है कि जो कटिंग होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये इनसेंसिटिव होती है हमारी जीआईटी कटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई कटिंग हो रही है या कोई इंसिजन है तो उसके लिए इनसेंसिटिव होती है, इतनी ज़्यादा पेन सेंसेशन को वो कैरी नहीं करती, सही है। बट दे आर हाईली सेंसिटिव टू कॉन्ट्रैक्शन, अगर है स्ट्रेचिंग है, वहाँ पे डिस्टेंशन है तो बहुत सेंसिटिव होता है। तो ये वाली जो सेंसेशन होती है ये बहुत सेंसिटिव होती है और वो जल्दी कैरी करती है उसको रैपिडली या एब्रप्टली। उसके साथ साथ जो हमारा मिड लाइन होता है इसके ऊपर ऑफनली में भी आपको जो है पेन फील हो या ना हो, लोकलाइज पेन में भी हो या ना हो, ठीक है, लेकिन ऑफनली नहीं होता। मिड लाइन के ऊपर हमें जो अनपेयर्ड ऑर्गन होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं उसका जो पेन होता है मिड लाइन के ऊपर कभी कभी फील हो जाता है, बट मोस्टली केसेस के अंदर नहीं होता फील। ओके, रिमेन रिलेटेड टू द पैराइटल। पैराइटल चूंकि इस सोमैटिक सेंसरी सिस्टम जो हमारा होता है, ठीक है, जो सोमैटिक न्यूरॉन्स होते हैं वो इसको इनर्वेट कर रहे होते हैं और उसकी वजह से पेन सेंसेशन को कैरी करते हैं। और पेन सेंसेशन कब कैरी करते हैं, जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो, कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो ये वाले जो है हाईली लोकलाइज और शार्प पेन होता है और उसको कैरी करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द पैराइटल। ओके, नेक्स्ट इज रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन क्या होता है कि अगर आपको किसी ऑर्गन में या किसी पार्ट में आपको पेन है और वो, अगर फॉर एग्जांपल हम गाल ब्लैडर की एग्जांपल लेते हैं, गाल ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन है, मेरा गाल ब्लैडर कहाँ पड़ा हुआ है, मेरे राइट क्वाड्रेंट में है। अब मेरा पेन इधर लोकलाइज्ड होने के बजाय वो रेडिएट करता है किसमें, शोल्डर के टिप्स में रेडिएट करता है और टुवर्ड्स द बैक साइड भी रेडिएट करता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं कि आपके एक ऑर्गन में पेन है बट वो रेडिएट हो रहा है किसी और जगह पे, दिस इज नोन एज रेफर्ड पेन। आल्सो एमआई के अंदर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर आपको जो हार्ट के अंदर पेन होते हैं एंड दे आर रेडिएटिंग टुवर्ड द जॉ एंड आल्सो टू द राइट साइड ऑफ योर आर्म, ठीक है। तो ये भी रेफर्ड पेन कहलाता है, ठीक है। सेम किडनी से रिलेटेड, अगर आपको किडनी में पेन है तो it will radiate toward the front side and it will go toward the groin region. This is also known as referred pain. Several example you can quote in this one, ठीक है। सेम अपेंडिसाइटिस का भी आप कह सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस जो है पहले अम्बलाइकल से जो है इलिक फोसा के राइट इलिक फोसा के दरमियान पेन हो रहा होता है, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज रेफर्ड पेन। सो सेवरल एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। साइकोलॉजिकल पेन भी होता है मोस्टली केसेस के अंदर। जब हम असेस करते हैं पेशेंट को तो उसको कोई भी एबनॉर्मलिटीज ना है, कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो है कोई कॉजेज होते हैं एब्डोमिनल पेन के, बट स्टिल शी और ही हैव फीलिंग अ पेन। व्हाई फीलिंग अ पेन जो है इज जस्ट बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रेशर, में बी रिलेटेड टू डिप्रेशन और एंजाइटी, सही है, जिसको हो सकता है किसी का ब्रेकअप हो सकता है किसी को लॉस हुआ हो सकता है, सम अदर डिसऑर्डर हो, सही है, नाइटमेयर्स आते हो किसी को, तो बहुत सारी कॉजेज हो सकती है उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं, सही है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस। इवोल्यूशन कैसे करते हैं, हम कैसे इवोल्यूट करते हैं। इवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो आपने उससे पूछना है, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है कि उसको कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, ठीक है, कोई पास्ट में उसकी सर्जरी तो नहीं हुई या कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा, सही है। पास्ट हिस्ट्री आपने पूरी लेनी है, एनी ट्रॉमा, एनी सर्जरी और एनी मेडिकेशन, ठीक है, जो वो ले रहा हो, ठीक है, या कोई सर्जरी उसकी हुई हो पास्ट में या फिर कोई उसको ट्रॉमा हुआ हो पास्ट में, ठीक है, मतलब फ्यू डेज बैक, तो आप ये सारी चीज़ें पूछनी है उससे पहले। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, जब ये सारी चीज़ें आप पूछते हैं आप इस एसोसिएटेड सिम्टम के ऊपर भी फोकस रखें, जैसे कि वोमिटिंग है, नोजिया है, फीवर है, ठीक है, ऐसी चीज़ें, और पेन है, ठीक है, लोकलाइज्ड है, शार्प है, डल है, ठीक है, नॉन लोकलाइज्ड है, सारी चीज़ें आपने पूछनी है उससे। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज, जब आप ये सारी चीज़ें पूछते हैं तो टाइम और ड्यूरेशन भी पूछे, क्योंकि वो आपको एक्यूरेट आइडिया देता है कि इसको अगर ये हो रहा है और किस चीज़ की वजह से हो रहा है, आपको पता चल जाता है उससे, ठीक है। देन आप करते हैं उसके फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड, नेक, बैक, ठीक है, उसकी पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं आप, वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ये हो गया है। अदर देन दिस,
एक और हम जहाँ तक एवोल्यूशन की बात करते हैं, एवोल्यूशन के अलावा हम देखते हैं उसकी जनरल असेसमेंट, ठीक है। उसको रेस्टलेसनेस तो नहीं है, अगर रेस्टलेसनेस है तो मे बी क्लॉकी पेन हो सकता है उसको, ठीक है। अगर वहाँ पे उसको एब्डोमिनल रिजिडिटी है तो उसको पेरिनाइटिस या जो पेरिटोनियम होता है प्रोसेस वो इंटैक्ट हो सकते हैं, सही है। अदर देन दिस, अगर उसको ये सारी चीज़ें नहीं है, पेरिनाइटिस भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो मे भी उसको अगर कांस्टेंट पेन है, स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है या टॉर्शन हो सकते हैं गट की, ठीक है। तो आपने इस पे भी फोकस करना है। ये हो गया है आपकी जनरल असेसमेंट। फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, पेरिटोनाइटिस तो नहीं है, हम ऐसी चीज़ें देखते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। एसएससी टेस्ट हमेशा जहाँ पे हम फेल हो जाते हैं तो एसएससी टेस्ट इज और मॉरल सपोर्ट, ठीक है। एसएससी टेस्ट में हम रेडियोग्राफ लेते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, उसके अलावा सीटी कराते हैं, हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं, विद कॉन्ट्रास्ट, विदाउट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट ओरली दे सकते हैं, पीरियम दे सकते हैं, कोई और चीज़ दे सकते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रास्ट लेकर आए जिससे हमें पता चले इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन तो हम उसको डायग्नोज कर सके, सही है। सीबीसी करा सकते हैं हम, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें हम देखेंगे कि उसको इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो चीज़ भी हम देख सकते हैं। ओके, अदर देन दिस एब्डोमेन के अंदर पेन और चीज़ों से भी हो सकता है, ठीक है। लाइक उसको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अगर हम अपेंडिसाइटिस की बात करें तो देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हुई है तो वो या तो फीकलित की वजह से हो सकती है, ठीक है, हमारा अपनी जो फीसिस है वो जाके क्रॉस करती है, अपेंडिक्स के अंदर जाती है। अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन इनिशियल एजेस में ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सही है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, बाद में इसका कोई फंक्शन नहीं होता, ऐसे ही पड़ा होता है। अगर वहां से जो फीसिस आ रही है सीकम में इंटर होने के बजाय वो जाके सीधा इंटर होती है उसमें अपने अपेंडिक्स में, तो उसकी वजह से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेल हो जाता है। अदर देन दिस हमारे लिम्फोइड टिश्यू भी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को कॉज कर सकते हैं। सेवरल जो इंटरल्यूकेंस होते हैं वो रिलीज होता है, साइटोकाइंस, जैसे इंटरल्यूकेन 1, 2, 3, स्पेशली इंटरल्यूकेन 1, 3 एंड 5, ठीक है, या 6। उसके साथ ह्यूमन नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा और इंटरफेरॉन गैमा वगैरह रिलीज होते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज को आगे इनिशिएट करते हैं, उस वजह से स्वेलिंग होती है और सीवियर पेन होता है। दिस इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। और अपेंडिसाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेडिकल इमरजेंसी होती है। यूजुअली ये बच्चों के अंदर जो है इतना कॉमन नहीं होता, बट 12 ईयर्स ऑफ एज के अंदर जो स्कूल बच्चे होते हैं, स्कूल चाइल्ड्स, उसके अंदर मोस्टली कॉमनली देखा गया है और इसको मेडिकल इमरजेंसी चाहिए होती है, सर्जिकली हम इसको रिमूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस जो होती है ये इन्फ्लेमेशन होती है गाल ब्लैडर के। अगर कोई गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाता है वो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है, ठीक है, तो हम उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है किसकी गाल ब्लैडर की। गाल ब्लैडर के जैसे हमने एग्जांपल भी दिया है कि रेफर्ड पेन होता है और वो एक जगह पे पेन ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो पेन हमें कहीं और जाके फील होता है, जैसे शोल्डर टिप्स पे और बैक पे हमें जो है पेन फील होता है, सही है। कोलिसिस्टाइटिस इज जस्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर ड्यू टू द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, सही है, जिसकी वजह से बाइल जूसेस पास नहीं होते और वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, तो आल्सो लीड टू द सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, हाँ, गाल ब्लैडर के स्टोन को आप जो है मेडिकेशन पे भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा सिवियरिटी है तो सर्जिकली इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा भी फैट रिच डाइट जो है, फैट रिच डाइट ये वाले पेशेंट नहीं कर सकते क्योंकि बाइल जूसेस नहीं आते और एमल्सिफिकेशन नहीं होती, फैट जो है प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा प्रोटीन अगर ज़्यादा फैट्स उनको खिलाए जाएँ तो उनको प्रॉब्लम होती है, पेन होता है उनको पेट से। ओके, नेक्स्ट वन इज कोलिसिस्टाइटिस से हट के भी पेंक्रेटाइटिस हो सकता है। पेंक्रेटाइटिस क्या होता है कि इमेच्योर जो सेल होते हैं उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है बाय द पेंक्रेटिक एंजाइम इटसेल्फ ड्यू टू द स्ट्रेस। अगर कोई स्ट्रेस आता है वहाँ पे तो उसकी वजह से पेंक्रेटाइटिस होता है और ऑटो डाइजेशन होती है, उसके अपनी ही एंजाइम उसको खाना शुरू कर जाते हैं, सही है। और उस ऑटो डाइजेशन की वजह से फॉर श्योर देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ सेवरल एंजाइम, ठीक है, तो पेंक्रेटाइटिस इज अनदर कॉज, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे होते हैं कोलिसिस्टाइटिस हमने करा, अपेंडिसाइटिस वगैरह भी हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्यूट एब्डोमिनल पेन वगैरह क्या होते हैं और क्या नहीं होते, ठीक है। एक्यूट एब्डोमिनल पेन और क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है, सो वहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हमें 2-3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे।
एक्यूट एब्डोमिनल पेन ये सडन इमरजेंसी होती है, सडन ऑनसेट होता है इसका, और मोस्टली हम इसको ट्रीट करते हैं। इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम सडनली एवोल्यूशन जो है या एवोल्यूट करते हैं, रूट जो है कॉजेटिव एजेंट जो है उसको हम निकालते हैं, और साथ में हम उसकी ट्रीटमेंट सडन ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे पेन वैसे ही ट्रीटमेंट। क्रॉनिक क्रॉनिक पेन जो होता है ये आपके 3 कंसेक्टिव मंथ्स के अंदर हर मंथ में एक बार एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई किसी भी पेशेंट को प्रेजेंट किया जाता है, आप उससे पूछते हैं कि पेन का ऑनसेट क्या था, पहले आपको कब फील हुआ, वो आप कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे इस महीने में हुआ, फिर अगेन मुझे हुआ महीने में 1-2 बार, फिर दोबारा मुझे अभी फील हो रहा है, मतलब 3 कंसेक्टिव मंथ्स आपके हो कि हर मंथ में उसको 1-2 बार हुआ हो पेन ऐसे, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन। सही है। क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन को हम डिवाइड करते हैं 2-3 चीज़ों में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन है, इट्स मीन दे हैव द कॉजेटिव और प्रॉपर जो है उसकी रीजंस होती है, जैसे कि हो सकता है उसको वोमिटिंग हो, डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लोटिंग हो, ब्लैकिंग हो, ठीक है, बेल्किंग भी कह सकते हैं, बेल्चिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, अकमुलेशन ऑफ गैसेज होते हैं दोनों कंडीशन में। सही है। फ्लैचुलेंस होती है इसमें, अनस्टेटाइटी होता है इसमें, स्टेटाइटी फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है, अब थोड़े से खाना खाते हैं कहते हैं मैं बस फुल हो गया हूँ, ठीक है, वो स्टेटाइटी। या फिर इरिटेबल बॉल सिंड्रोम हो, या फिर कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस हो, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या फिर पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड कंप्लेन हो, तो ये होते हैं और ऑर्गेनिक कॉजेज होती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन में क्या होता है कि ये तो फंक्शनल हो सकता है, या फिर इरिटेबल बॉल सिंड्रोम हो सकते हैं इसके अंदर भी, या फिर कोई भी मतलब अल्सर से रिलेटेड अल्सर डायस्पेजिया होता है, बट देयर इज नो एनी अल्सरेशन फाउंड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ अपर जीआईटी। सही है। सो हम देखते हैं वन बाय वन इसको। इसके 2 टाइप्स होते हैं जो क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन होता है, नॉन ऑर्गेनिक क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, ठीक है। नॉन ऑर्गेनिक क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन क्या, अगर हम देखें तो ये होता है पेरी एम्ब्लाइकस या इंफ्रा एम्ब्लाइकस, ठीक है। पेरी एम्ब्लाइकस जो होता है ये यूजुअली फंक्शनल होता है, और इसमें क्या होता है कि एक तो इसमें इंटरमिटेंट क्रैम्प्स पड़ते हैं, दूसरा ये है कि नॉन स्पेसिफिक जो है नॉन स्पेसिफिक पेन होता है इसमें, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, वोमिटिंग भी हो सकती है इसमें। और पेन इसका नॉन लोकलाइज्ड होता है, हो सकता है शार्प हो सकता है डल हो, ठीक है। और पेशेंट के अंदर जो आपका पेशेंट प्रेजेंट किया जाएगा आपकी क्लिनिक में, उसके अंदर रेस्टलेसनेस होगी, देयर विल बी नो एनी प्लेजरेबल एक्टिविटी फॉर श्योर, इफ देयर इज अ पेन हाउ ही कैन बी हैप्पी। सही है। और उसके साथ साथ देयर विल बी स्लीपीनेस आल्सो, ठीक है, उस ही और शी विल बी अनएबल टू स्लीप ड्यू टू पेन। और ये होता है फंक्शनल, जो कि हमें पता नहीं चलता, नॉन स्पेसिफिक पेन होता है उसका, हमें लोकलाइज भी नहीं होता, नॉन लोकलाइज्ड होता है इन नेचर। ओके। इंफ्रा अम्बलाइकस, इंफ्रा अम्बलाइकस जैसे नाम से है कि अम्बलाइकस के नीचे नीचे रीजन में होगा, पेरी अम्बलाइकस अराउंड द अम्बलाइकस, इंफ्रा बिलो द अम्बलाइकस, ठीक है। ये वाला पेन जो होता है ये शार्प होता है, लोकलाइज्ड होता है, और उसके साथ साथ जैसे इरिटेबल बॉल सिंड्रोम के हमने एग्जांपल दिया है, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर, उसकी वजह से ही सारा पेन जो है वो फील होता है पेशेंट को। सही है। दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन। हमने उसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड करा, और हमने उसकी, अगर आप इसकी इथियोलॉजी देखें, ठीक है, इथियोलॉजी में अगर वो पूछते हैं आपसे, इथियोलॉजी के अंदर साइकोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल में सेवरल चीजें हो सकती है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि बच्चे के ऊपर अपना कोई स्ट्रेस तो नहीं है, ठीक है, लाइक ओवर अचीवियर या फिर एंजाइटी या नर्वस तो नहीं रहता बच्चा, ठीक है, पहले ये चीज देखनी है। सेकंड, उसका बर्थ नंबर देखना है कि उस किस नंबर पे पैदा हुआ है, फर्स्ट है या फिर लास्ट है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है अगर वो बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे 8 9 10 11 बहन भाई है उसके, ठीक है, अगर उसका नंबर सबसे एंड पे आ रहा है तो हमेशा वो शिकार होगा, ठीक है, स्ट्रेस का। उसके इतने सारे हैं, मे भी उसको माल न्यूट्रिशन हो, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, और उसको मे भी कोई चीज़ें जो वो चाहता है वो चीज़ें ना मिले ड्यू टू द लार्ज नंबर। सही है। तो ये देखना है आपने। उसके बाद आपने देखना है कि उसकी कंडीशन कैसी है, कोई सोशल स्ट्रेस तो नहीं है उसके ऊपर। सोशल स्ट्रेस में देखते हैं स्कूल से रिलेटेड कि उसके स्कूल में क्या क्या चेंजेस आ रही है, क्या क्या नहीं आ रही है, उसके डेली रूटीन में क्या चेंजेस आ रही है, और उसको सोशल फोबिया तो नहीं है, उसके जो सर्कल है वहाँ से तो डिस्टर्ब नहीं है, तो आप ये भी देखते हैं, ठीक है। अदर देन दिस फैमिली स्ट्रेस को देखते हैं। फैमिली स्ट्रेस में वहाँ पे डाइवोर्स तो नहीं हुआ, और उसके पेरेंट के दरमियान सेपरेशन तो नहीं है, कभी कभी कुछ ऐसी फैमिलीज होती है तो डाइवोर्स हो जाता है, या फिर सेपरेटली रहते हैं, फादर कहीं और मदर कहीं और, तो जो बच्चे होते हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं मेंटली, ठीक है। और या फिर अगर वहाँ पे वो भी नहीं है, ठीक है,
सेपरेशन भी नहीं है, तो हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो है आपस में लड़ तो नहीं रहे ज़्यादा, ठीक है। अगर उनके दरमियान ज़्यादा फाइटिंग होती है तो बच्चे उससे भी सफ़र करते हैं, ये भी आपने देखना है, ठीक है। रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड टू द फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री की हम बात करें उसमें हम देखेंगे अल्कोहलिज्म तो नहीं है, सारे अल्कोहल वल्कोहल तो नहीं पीते, उससे रिलेटेड कोई हाइपरटेंशन तो नहीं है, हेडेक तो नहीं है, ऐसे कोई सिंड्रोम्स तो नहीं है इनके अंदर, ठीक है, या जेनेटिक कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। उसके अलावा हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं मदर और चाइल्ड की, ठीक है। मिटरनल का अगर हम देखें सिजेरियन या फिर जो लेबर डिफिकल्टीज है वो तो वहाँ नहीं हुई थी जब ये पैदा हो रहा था, तब ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, सिजेरियन हुआ है या फिर नॉर्मल डिलीवरी है, ठीक है। बच्चे का भी हम देखते हैं कि उसको अर्ली क्लैंपिंग वगैरह कैसी हुई है कैसे नहीं हुई है, ठीक है, वो टर्म था या प्री टर्म था वो भी हम देखते हैं, ठीक है, या पोस्ट टर्म था, सारी चीज़ें उसमें भी देखते हैं। तो आपने इसको एथियोलॉजी से ऐसे बताना है उसको कि सारी चीज़ें हम एथियोलॉजी में देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया था कि वो इसके अंदर ही है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन इन द चिल्ड्रन, जो मैंने पहले बता दिया, एक्यूट एब्डोमिनल पेन उसकी इमरजेंसी वाली सारी चीज़ें बता दी है, और क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन भी मैंने इसी के अंदर डिस्कस किया है। सो वी आर डन विद द 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मेजर सिम्टम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर के अंदर मेजर जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, बेल्चिंग, और ये सारी चीज़ें आती है, या फिर हो सकता है उसको पेन भी हो, ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें उसको वहाँ जाके बतानी है, या ब्लीडिंग हो सकती है। पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो कंजेंटल भी हो सकते हैं और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। कंजेंटल की अगर बात करें तो देयर मे बी एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ओरल कैविटी, सही है, हो सकता है कि एबनॉर्मल डेवलप हो। उसके अलावा एसोफेजियल एट्रीजिया हो सकता है उसको, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है उसको। अदर देन दिस उसको कोई इंजाइमोपैथी हो सकती है, इंजाइम उसके लेस हो सकते हैं, ठीक है। या फिर उसके अलावा हमारे पास जो है एनॉमली हो सकती है उसकी, जो वो होते हैं एनोरेक्टल मसल जो होते हैं उसकी एनॉमली हो सकती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटेड टू द नॉट एक्वायर्ड बट क्लिनिकल जो उसके है कंजेंटल हो सकते हैं, ठीक है, बाय बर्थ प्रेजेंट हो सकता है। एक्वायर्ड में क्या होता है? एक्वायर्ड मीन कि उसको पहले सारे सिम्टम नहीं थे, आफ्टर बर्थ उसके सारे सिम्टम आ रहे हैं। गैस्ट्राइटिस हो सकता है, उसके अलावा गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, उसको कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, सेवरल चीजें हो सकती है, ठीक है। आपने इस चीजों के ऊपर भी फोकस करना है, सही है, इसकी पैथोलॉजी। ओके, मेजर साइन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर, अगेन सेम क्वेश्चन जो 15 में हमने डिस्कस करा वही सेम क्वेश्चन। सो वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 17, एब्डोमिनल पेन इन द चिल्ड्रन। ओके, जब भी हम एब्डोमिनल पेन की बात करते हैं चिल्ड्रन के अंदर, तो चिल्ड्रन के अंदर सिवियर वेरिएशन होती है पेन की, सही है। पेन की वेरिएशन होने की वजह से क्या होता है कि हम वी आर अनएबल टू डायग्नोज इट दिस इज अ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एब्डोमिनल पेन, एक्यूट है, क्रॉनिक है, हमें कुछ पता नहीं चलता, सही है। पहले तो इसको जो है डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों का प्लान अलग होता है, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं स्किन और मसल से, प्लस विसरल और पेरिटोनियम से। स्किन और मसल से जो पेन आ रहा होता है वो हाईली शार्प होता है, और उसके साथ साथ उसकी शार्पनेस और हाईली लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि ये स्किन और मसल से आ रहे हैं, ठीक है। जो पेरिटोनियम और विसरल से आता है वो डल होता है, इतना शार्प नहीं होता, और उसके साथ साथ नॉन लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, जो हम असेंडिंग ट्रैक में हमने पढ़े थे न्यूरो से रिलेटेड भी, और यहाँ मैं फिर से एक बार टच दे देता हूँ, आप वहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं वो टारगेट ऑर्गन से लेकर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड लेवल के ऊपर आके वो कन्वर्ट होते हैं सेकंड ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर विल डिकोसेट टू द अपोजिट साइड पे वो जाके डिकोसेट होते हैं और वहां से कैरी करते हैं पेन और टेम्परेचर के सेंसेशन को टुवर्ड द मेडुला। जैसे मेडुला लेवल पे पहुंच जाते हैं अगेन दे विल डिकोसेट, एंड डिकोसेशन यहाँ सॉरी देयर विल बी नो एनी डिकोसेशन, बट हियर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन विल कन्वर्ट टू द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कन्वर्ट होते हैं और दे विल गो टू द थैलेमाई, ठीक है। थैलेमस में जाके वो फर्दर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बताते हैं कि ऐसे ऐसा पेन है और उसकी इंटेंसिटी ये है, वो सारी चीजें उसको कैरी करते हैं, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रिलेटेड टू द नॉन ऑर्गेनिक क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें हम 3 चीजें देखेंगे, फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल एब्डोमिनल पेन क्या होता है, और इसमें ये होता है कि एक तो नॉन स्पेसिफिक पेन होता है इसमें, और दूसरा ये है पेरी एम्ब्लाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है। अगेन हम उसकी हिस्ट्री लेंगे और उसके लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसको
एग्जैक्ट कौन सा पेन हो रहा है, सही है। सेकंड इज इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम के अंदर इंटरमिटेंट क्रैम्प्स होते हैं और साथ में वोमिटिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। अगेन हिस्ट्री और उसके एसेसरी टेस्ट। अदर देन दिस देयर विल बी लाइक हम कह सकते हैं यहाँ पे अल्सर डायस्पीजिया, ठीक है। थर्ड नॉन ऑर्गेनिक जो क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन होता है उसमें और जो डायस्पीजिया है, ठीक है, मतलब अल्सर डायस्पीजिया। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे फील होता है कि पेप्टिक अल्सर है इसको, लेकिन जब हम अपर जीआईटी की एग्जामिन करते हैं तो देयर इज नो एनी जो पोटेंट साइंस होते हैं हमें नजर नहीं आते। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसोफेजियो गैस्ट्रोडिड्यूनो एंडोस्कोपी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसको अल्सरेशन हुई है या नहीं हुई, सही है, क्लियर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लेबोरेटरी मेथड्स इन चाइल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हम जो है क्लिनिकल हो सकते हैं और लैब डायग्नोसिस हो सकते हैं। क्लिनिकल में हम इंटरोगेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, जिसमें हम सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं एक्सेप्ट पल्पेशन। पल्पेशन में नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि बहुत लंबा मेथड है, उसमें हम क्वाड्रेंट देखते हैं, एक एक क्वाड्रेंट को अलग अलग से पल्पेट करते हैं और उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल है, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। और लेबोरेटरी में मैं बता चुका हूँ कि एक्सरे और एंडोस्कोपी, सीटी, उसके साथ हम करते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है, और स्टूल कल्चर करते हैं, एंजाइम्स देखते हैं हम लिवर के, पेंक्रियाज के, और उसके अलावा हम वोमिटिंग को देखते हैं, प्रोजेक्टाइल है, नॉन प्रोजेक्टाइल है, स्टूल कल्चर करते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, सही है। डोंट फॉरगेट अबाउट दिस। कंजेंटल डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन चाइल्ड, अगेन एबनॉर्मल, इसमें कंजेंटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है, ठीक है। कंजेंटल का अगर वो स्पेसिफिकली पूछते हैं तो ऑरल जो है, ऑरल कैविटी में भी अबनॉर्मली डेवलप्ड हुई हो, में भी उसको एसोफेजियल एट्रेसिया हो, में भी उसको ट्रैकियोएसोफेजियल फेस्टुला हो। फेस्टुला कहते हैं असल में कि वहाँ पे गैप आता है, ठीक है, प्रॉपर एसोफेगस जो है वो दूसरे से अटैच नहीं होता, तो देयर विल बी अ गैप। अगर गैप होता है तो कैसे जो कोई भी चीज़ इंजेस्ट करेगा तो उसको हम वो कहते हैं फिस्टुला कहते हैं, ठीक है। एट्रेसिया देयर विल बी लाइक जैसे कि होते हैं एसोफेगस से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो एट्रेसिया की वजह से ही हो रही होती है, ठीक है। अदर देन दिस, ठीक है, हमने ये कहा कि उसको एट्रेसिया हो सकता है या फिर उसको वो एंजाइमोपैथी हो सकती है, उसके एंजाइम कम हो सकते हैं, ये जो एनल रेक्टल मसल्स होते हैं उसके एनॉमलीज हो सकती है, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखते हैं। ओके, लैब के अंदर हम क्या या एक्वायर्ड के अंदर देखते हैं, गैस्ट्राइटिस हो सकता है उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ हो, पैंक्रेटाइटिस हुआ हो, कोलिसिस्टाइटिस हुआ हो, अपेंडिसाइटिस हुआ हो, ठीक है, या फिर लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हेपेटाइटिस वगैरह हो गया हो, ठीक है। पेकुलरिटीज ऑफ स्टमक इन चिल्ड्रन, ठीक है, ये हम देखते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट वन, और ये अक्सर वो पूछेगी क्वेश्चंस के अंदर। दिस इज और क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। पेकुलरिटीज के अंदर सबसे पहले हमने पोजीशन देखनी है कि स्टमक की पोजीशन किस साइड पे है। स्टमक जो आपका होता है यूजुअली हॉरिजेंटल साइड पे होता है, ठीक है। अर्ली एजेस के अंदर 6 मंथ तक वो हॉरिजेंटल साइड पे होता है, सॉसर, ट्रॉट, ओवल या पेयर शेप्ड का होता है, ठीक है। जैसे 9 मंथ का हो जाता है बेबी, 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक वो अपनी पोजीशन वर्टिकल रखता है स्टमक, ठीक है। जब बेबी हॉरिजेंटली ले डाउन होता है तो उसका जो एंट्रल एस्पेक्ट है रिलेटेड टू द फंडस, वो हमेशा फंडस उससे इंटीरियर होता है, एंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स इज कॉमन, बहुत कॉमन होता है, कोई मसला नहीं है, ये कॉमन होता है जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर, सही है। अदर देन दिस, उसके साथ साथ जो वॉल्यूम होता है, जो पहले आफ्टर बर्थ 7 ml, उसके बाद वो इंक्रीज हो जाता है 250 ml हो जाता है 1 ईयर के ऊपर। देन उसके बाद 2 इयर्स के ऊपर अगर हम आए या 3 इयर्स के ऊपर हम आए तो 400 to 500 हो जाता है, और 10 इयर्स के ऊपर वो मोर इंक्रीज हो जाता है, उसके ऊपर 3 इयर्स के ऊपर 400 600, और 5 इयर्स के ऊपर लाइक 1000, और उसके बाद जब वो हो जाता है 10 ईयर का तो देयर विल बी इंक्रीज टू 13 to 1400 और 1600, सही है। तो ये होते हैं इसके रिलेटेड द वॉल्यूम। और वेट हमें पता है कि जो वेट होता है स्टमक का वो 6 to 7 ग्राम होता है न्यू बॉर्न में, और 1 ईयर के अंदर 18 to 21 ग्राम होता है, ठीक है। तो आपने ये भी बताना है उसको। और 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऑलरेडी बताई है, कार्डिक स्फिंक्टर पोर्टली डेवलप होता है, पैलोरिक स्फिंक्टर जो होता है हाईली डेवलप होता है, और फॉरनेस भी वेल डेवलप होता है, ठीक है। और पेप्सिन रेनिन की डिफिशियंसी होती है, मतलब कम एक्टिविटी करता है, लो एसिडिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अगर ये सारी एसिडिटी भी लो है, सारी चीज़ें लो है, तो कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो कि इसकी काम कर रही है। प्रोटीन की डाइजेशन इज डन बाय द क्यूम्यूसिन, डोंट फॉरगेट अबाउट योर क्यूम्यूसिन।
लाइपेज जो है वो इन्वॉल्व होता है लिपिड की डाइजेशन में, सही है। वो अल्कलाइन 7 to 8 pH के ऊपर वो एक्टिवेट हो जाता है, तो लाइपेज जो है वो फैट्स और लिपिड्स की करता है। नॉर्मली जो मिल्क होता है, मदर मिल्क, उसकी जो फैट्स होते हैं वो स्टमक के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। जो हाईली सेचुरेटेड फैट्स होते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। ये भी आपने इसके अंदर बताना है। ओके, अगर हम कंपैरिजन करें एडल्ट के साथ, एक तो प्रोटेलेटिक एंजाइम जो होते हैं जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह है, ठीक है, इसकी डिफिशियंसी होती है न्यू बॉर्न में एज कम्पेयर टू एडल्ट, ठीक है। उसके साथ साथ हमने कहा कि एसिडिटी जो होती है वो भी कम होती है न्यू बॉर्न में एज कम्पेयर टू एडल्ट। थर्ड, हमने ये कहा कि जो मिल्क की डाइजेशन होती है, फैट्स की मिल्क, जो लो सेचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे मदर मिल्क के अंदर होते हैं, उसकी डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर, और हाई सेचुरेटेड फैट्स की डाइजेशन होती है इंटेस्टाइन के अंदर, सही है। ये पेक्युलरिटीज आपने याद रखनी है स्टमक की। नेक्स्ट हम चलते हैं फीचर्स ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इन द पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड की जब बात करें तो हम उसके अंदर देखते हैं न्यू नेट्स पीरियड, देन हम देखते हैं इन्फेंसी, उसके बाद चाइल्ड, और फिर हम देखते हैं एडोलेसेंस, और देन देखते हैं मैच्योरिटी। हम एक एक को डिस्कस करते हैं अभी। व्हाट इज न्यू नेट्स पीरियड्स? आफ्टर बर्थ से लेकर टू द 28 डेज, ठीक है, जो पहले 28 दिन होते हैं बेबी के, उसको हम न्यू नेटल पीरियड कहते हैं। ये हम अलग टर्मिनोलॉजी भी, एक और क्वेश्चन है उसमें भी हम डिस्कस करते हैं, बताएंगे उसमें फर्दर आपको। फॉर अ व्हाइल यू कैन ट्रस्ट मी। अदर देन दिस, नेक्स्ट जो होता है न्यू नेटल, इसकी तो हमें समझ आ गई। इन्फेंसी, व्हाट इज इन्फेंसी? 28 डेज से लेकर 1 ईयर, जो फर्स्ट ईयर है, ठीक है, उसको पहला साल जो है बच्चे का, उसको इन्फेंसी कहते हैं, ठीक है, वो इन्फेंट होता है उसमें। ओके, थर्ड होता है जो चाइल्ड एज। चाइल्ड एज को हम डिवाइड करते हैं टोडलर में, प्री स्कूलर में, और स्कूल एज में, सही है। टोडलर होता है 2 to 3 ईयर्स का, और जो प्री स्कूल होता है वो 4 to 6 ईयर्स, और जो स्कूल बेबी होते हैं वो होते हैं 12 ईयर्स के, ठीक है। ये भी आपने बताने हैं। और उसके बाद हम एडोलेसेंस की बात करते हैं। एडोलेसेंस इज यूजुअली इट इज़ द एज फ्रॉम 18 to 25 ईयर्स, और फिर आती है मेच्योरिटी, जो कि 25 से ऑनवर्ड जितनी भी होती है वो होती है मेच्योरिटी। दिस इज ऑल अबाउट द पीरियड्स, पोस्ट नेटल पीरियड्स जो है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट